ऐसे समझो, ये दीवार है, ये दीवार है, खाली उसके बीच बीच के सीमेंट को हटा दो, तार पर निकल जाओगे क्या? नहीं ना, अब ईटा को भी ठोक के बाहर निकालना पड़ेगा। तो वही काम करता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है। एक्चुअली में होता क्या, देखो मैं तुमको यहाँ पे ओवरऑल बता देता हूँ। हाइलुरोनिडेज छोड़ दिया, जैसे छोड़ेगा सारे के सारे हाइलुरोनिक एसिड जो डाइजेस्ट, सारे डाइजेस्ट नहीं होते वो। जैसे मान लो यहाँ पे स्पर्म आया है, यहाँ पे मान लो स्पर्म आया हुआ है, तो जब ये स्पर्म मेल बॉडी में होता है उस टाइम पे इसको एक वरदान दे देता है। हाँ, कौन? एपिडाइडमिस, कि भाई तेरे में अभी कैपेसिटी खत्म है, मतलब फर्टिलाइजेशन तू नहीं कर सकता, सीधी सी बात। क्लियर हुआ? तो इसके ऊपर में डीकैपेसिटेशन मतलब कैपेसिटी ना करने का एबिलिटी। क्लियर है? तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर इसको दिया जाता है। कौन देता है? एपिडाइडमिस, जब ये मेल ट्रैक्ट में होता है। कैपेसिटेशन जो यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग वर्ड, ये वर्ड से समझ में आ रहा होगा। कैपेसिटेशन जो है ये स्पर्म में फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेसिटी लेकर के आता है। क्लियर? कैपेसिटेशन क्या लेकर के आएगा? स्पर्म में कैपेसिटी लेकर के आएगा भाई, कि वो फर्टिलाइज कर पाए, एग को पेनिट्रेट कर पाए। तो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे तुमको स्पर्म। तो ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाए। कल हम लोगों ने मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरा कंप्लीट किया हुआ है, आज 1 बाय 1 उसको लिखते हुए चलना है। तो चलो ठीक है, हेडिंग लगाओ सीधा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। थोड़ा स्पीड में लिखना साथ साथ मेरे, क्योंकि पढ़ तो लिया है पूरा, याद तो हो चुका रहेगा। ठीक, साथ साथ मेरे लिखते चलो। फेजेस, अलग अलग फेजेस की बात करेंगे। सबसे पहले 1 to 5 डेज। 1 to 5 डेज में होता क्या है? इसमें हो जाएगा एंडोमेट्रियम लाइनिंग शेडिंग। ये शेड कर जाएगा। क्लियर? क्यों? ड्यू टू एज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन दोनों क्या होते हैं? रिड्यूस्ड होते हैं, मतलब कम होते हैं, डिक्रीज्ड होते हैं। क्लियर? दोनों डिक्रीज्ड रहे। ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद वो डिक्रीज हो गया, तब के केस में ये एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है ये शेड कर जाएगा। इसी बीच में होगा क्या? लिखो, ब्लड लॉस ऑफ 30 to 50 ml। क्लियर? इतना देखे थे बस। ये हो गया 1 से लेकर के 5 दिन के बीच में। आगे 6 to 13 डेज। अब इसमें क्या क्या हो जाएगा? इसमें अब 2 फेजेस हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा भाई तुम्हारा फॉलिक्यूलर फेज, और एक आ जाएगा तुम्हारा ओवेरियन फेज। प्रोलिफरेटिव फेज। ओवेरियन ही फेज है भाई, वो ओवरी में ही ना हो रहा है, नाम है उसका प्रोलिफरेटिव फेज। उसको नीचे में लिख ले रहे थे, कोई नहीं, चलो लिखो प्रोलिफरेटिव फेज। क्लियर? तो फॉलिकल्स में अब होगा क्या? अब यहां पे क्या होता है? एफएसएच रिलीज, एफएसएच रिलीज होगा तो होगा क्या? एफएसएच रिलीज तो क्या होगा? एफएसएच रिलीज होगा तो फॉलिकल्स का ग्रोथ होगा, लीड्स फॉलिकुलर ग्रोथ। फॉलिकुलर ग्रोथ करवाया। फॉलिकल्स के पास में क्या प्रेजेंट होता है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन। क्लियर? तो यहां से क्या होगा? एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, तो एस्ट्रोजन आएगा। एस्ट्रोजन क्या करेगा? ये क्या करवाएगा? प्रोलिफरेटिव फेज में जो क्या होता है, एंडोमेट्रियम रहता है, उसमें ये ग्रोथ करवाएगा। क्लियर? तो एस्ट्रोजन अब क्या करवाएगा? ये ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। क्लियर? अब इसी का हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज देख लेते हैं। प्रोलिफरेटिव फेज में मतलब कि ओवेरियन साइकिल में चल क्या रहा है? वही एंडोमेट्रियम जो है वो मेंटेन हो रहा है, उसका ग्रोथ हो रहा है। तो एंडोमेट्रियम ग्रोथ,
ग्रोथ ड्यू टू एस्ट्रोजन, ड्यू टू एस्ट्रोजन। हो गया ये। चलो इतने को फटाफट छापो जल्दी। 6 से लेकर के 13 दिन हो गया, 14th डे लिखेंगे, फिर 14 से लेकर के 28 दिन, फिर खत्म। जल्दी करो, फिर इसके बाद चालू करेंगे फर्टिलाइजेशन। हो गया तो आगे हो गया क्या? ठीक। तो ये हो जाएंगे भाई 6 से 13 दिन के लिए। 14th डे लिखो, 14th डे। फोर्टींथ डे में होगा क्या? ओव्यूलेशन। क्लियर? इसमें लिखना ड्यू टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन, ड्यू टू इंक्रीज इन एस्ट्रोजन क्या आएगा? इट गिव्स एस्ट्रोजन gives positive feedback for LH। क्लियर? क्लियर? अब आएगा क्या? LH लेवल इंक्रीज, ऐसे लिखो, इंक्रीज इन LH लेवल। increase in LH level leads ovulation, लीड्स ओव्यूलेशन। हो गया इतने में। ओव्यूलेशन होने के बाद यहां से अब तुम्हारा सेकेंडरी oocyte जो है ये बाहर निकल चुका है। क्लियर? अब आगे डे 15 से लेकर के 28। क्लियर? मिला क्या कुछ? चलो ठीक है, तो उसको उस तरीके से करके देखना, नहीं होता है तो फिर करवा देंगे, उसको सॉल्व करेंगे पूरा। हुआ 28। अब यहां से 28 डेज तक का जो आगे का प्रोसेस रहेगा इसमें होगा क्या? इसको क्या बोलेंगे? लुटियल फेज। इसको क्या बोला जा रहा है? लुटियल फेज। तो ये लिखो, इसमें से ये हो जाएगा लुटियल फेज। ये हो गया लुटियल फेज। और लुटियल फेज में होगा क्या? इसमें होगा फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लुटियम, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ लिप। पूरा लिख लेना कॉर्प, अच्छा लिख ही देते हैं। फॉर्मेशन एंड ग्रोथ ऑफ कॉर्पस लुटियम लीड्स, ऐसे शॉर्ट में ही लिखो। कॉर्पस लुटियम हो गया रिच इन प्रोजेस्टेरॉन, रिच इन प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर? तो यहां से प्रोजेस्टेरॉन आ गया। प्रोजेस्टेरॉन जो रहेगा ये क्या करेगा? मेंटेन्स एंडोमेट्रियम। क्लियर? एंडोमेट्रियम। अब लेटर ऑन कॉर्पस लुटियम डिजनरेट इफ प्रेगनेंसी नॉट डज नॉट अकर। कॉर्पस लुटियम फुल में लिखना, कॉर्पस लुटियम डिजनरेट क्लियर इन 14 days। if pregnancy does not occur। क्लियर? और फिर से इसके बाद साइकिल जो है वो रिपीट होना चालू होगा।
तो ये हो जाएगा भाई तुम्हारा डिटेलिंग पूरे के पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेकर। हो गया। अब उसमें कहां पे एलएच सर्ज आता है, कहां पे तुम्हारा फॉलिकल ग्रोथ करता है, वो सारे के सारे ग्राफ के पार्ट थे। उसको स्टेटमेंट में लिखने का और कोई ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट है नहीं, ग्राफ में उसको अच्छे से समझने की कोशिश करना कि भाई कब कौन से टाइम पे किस वाले हॉर्मोन्स का पिक जा रहा है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये हो जाएगा इसके लिए तुम्हारा क्या चीज बोलने से पूरे डिटेलिंग। अब हम लोग यहां से, ये हो गया क्या, लिखे लिख लिए। चलो भाई अब आगे बढ़ेंगे यहां से और नेक्स्ट हेडिंग लगाओ। अब तुम्हारा नया टॉपिक चालू हो जाएगा, इसको हम लोग बोल रहे हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लिखो। तो ध्यान देना, जब गैमेट्स का फ्यूजन होता है, ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसमें या फिर ऐसा न्यू ऑर्गेनिज्म बनने का प्रोसेस जिसमें गैमेट्स का फ्यूजन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। क्लियर? इसको क्या बोला जाता है? सिनगैमी। क्लियर? तो लिखना इन ह्यूमन गैमेट्स फ्यूज्ड टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। इसको हम लोग बोलेंगे सिनगैमी। क्लियर? इसको बोला जाता है सिनगैमी। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है ये स्टार्ट होगा इंसेमिनेशन के प्रोसेस से। तो लिखो इसके नीचे में इंसेमिनेशन प्रोसेस। इसमें किया क्या जाएगा? हाँ क्या बोल रही है? ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, न्यू ऑर्गेनिज्म। क्लियर? यहां से इंसेमिनेशन क्या हो जाएगा? इंसेमिनेशन होता है ट्रांसफर ऑफ गैमेट फ्रॉम मेल बॉडी टू फीमेल बॉडी। क्लियर? या फिर इसमें लिख सकते हो कि डिपोजिशन ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक्ट, फीमेल ट्रैक्ट। क्लियर? तो लिखो इंसेमिनेशन, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल ट्रैक्ट। ठीक है, फीमेल ट्रैक्ट में गैमेट को ट्रांसफर करने के प्रोसेस को बोला जाएगा। वहीं पे स्पर्म डिपॉजिट किया जाता है और स्पर्म जो रहेगा उस टाइम पे 200 to 300 मिलियन, इतने स्पर्म जो रहते हैं ये डिपॉजिट होते हैं। कहां पे डिपॉजिट होंगे बोलने से, ये ट्रैक्ट जो लिखा हुआ है ये ट्रैक्ट हो जाएगा भाई वेजिनल ट्रैक्ट। वेजिनल ट्रैक्ट में, वजाइना में क्या किया जाएगा? स्पर्म डिपॉजिट किया जाएगा। इंसेमिनेशन के प्रोसेस होने के बाद जो स्पर्म है वो एंट्री कर चुका है फीमेल बॉडी में, फीमेल बॉडी के फीमेल ट्रैक्ट में। अब ट्रैक्ट वो रास्ता है जिसको कि वो फॉलो करते हुए भागेगा और एग तक पहुंचेगा। क्लियर? अब एग जो है वो फॉर्म होकर के उसको एम्प्यूला पकड़ करके रखा हुआ है, कहां पे, सॉरी फिम्ब्रे उसको पकड़ करके अंदर ले गया है और एम्प्यूला रीजन में भी वो पहुंच रहा होगा। इधर सब जाएगा भाई एग। ध्यान देना, एग जो रहता है, अब सॉरी स्पर्म, स्पर्म जो रहता है अब इंसेमिनेशन होने के बाद इसका अब आगे का तुम्हारा मूवमेंट दिखेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एसेंड ऑफ स्पर्म। नेक्स्ट लिखो, एसेंड ऑफ स्पर्म बोलने का मतलब स्पर्म का आगे बढ़ना। अब भाई वो वेजिनल ट्रैक्ट तक पहुंचा हुआ है, अभी उसको और आगे के रास्ते भी कवर करने हैं। वेजिनल ट्रैक्ट के बाद क्या आएगा? सर्विकल केनाल आएगा। सर्विकल केनाल के बाद फिर क्या आएगा? क्या बोलते हैं उसको, यूट्रस आएगा। यूट्रस के आगे जब जाएगा फिर फैलोपियन ट्यूब आएगा, उसके भी 2-3 रीजन, फंडस और क्या बोलना चाहिए, उसके बाद क्या आता है? एम्प्यूला के इधर क्या आता है? पहले इनफंडिबुलम, फिम्ब्रे, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। क्लियर? तो फंडस, फंडस से इस्थमस, इस्थमस से फिर पहुंचेगा ये कहां पे? एम्प्यूला के पास। तो ये एक लंबा जर्नी अभी इसको तय करना है। तो यहां से लेकर के वहां, भाई हाथ पैर तो है नहीं कि भागेगा, पूंछ एक है जो उसको
जो उसको आगे की तरफ भगाने के लिए मोटिलिटी प्रोवाइड करने वाला रहेगा, तो भाई उतने से ये नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए वहां पे और भी कुछ कुछ एक्टिविटीज होते हैं। तो एसेंड ऑफ स्पर्म को परफॉर्म करवाने के लिए, इसको नीचे से ऊपर लेकर के जाने के लिए बेसिकली दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एसेंड ऑफ स्पर्म कैसे होगा? सबसे पहले जो फीमेल ट्रैक्ट होता है, उसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा। फीमेल ट्रैक्ट में क्या होगा? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसके वजह से स्पर्म ऊपर जाएगा। और सेकंड फैक्टर आ जाएगा विग्रस मोटिलिटी या फिर विप्लस मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। दोनों जब एक साथ काम करेंगे वहां पे, तब जाकर के स्पर्म जो है वो जाएगा कहां तक? एग तक। आया समझ में? लिखो क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल ट्रैक्ट, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल ट्रैक्ट, ये हो गया। इसके बाद इसका जो सेकंड है, ये क्या हो जाएगा? विप्लस या फिर विग्रस मोटिलिटी या फिर मूवमेंट ऑफ स्पर्म। इन दोनों ही प्रोसेसेस के थ्रू स्पर्म जो रहता है ये फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचाया जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा? क्लियर। अब ध्यान दो, चीजों को बस अच्छे से सोचते चलना कि क्या क्या प्रोसेस हो रहा है, तब जाकर के एक एक प्रोसेस याद होते हैं। अब जैसे मान करके चलो, अब जैसे मान करके चलो यहाँ पे एग है, ऊसाइट है, सेकेंडरी ऊसाइट है, और इधर से भी आना चालू करेगा स्पर्म, जाएगा, स्पर्म आना चालू करेगा और स्पर्म पहुंचेगा भाई एग के पास। यहां तक जब स्पर्म पहुंचता है, तो जब डिपॉजिट किए हुए थे तो 200 से 300 मिलियन थे, और जब यहां तक स्पर्म पहुंचते हैं तो इनमें से कुछ हंड्रेड ही बचे हुए रहते हैं, मान 300-400-500 आसपास के कुछ बचे हुए रहेंगे। बाकी सारे के सारे फीमेल का जो ट्रैक्ट रहता है वहीं पे ये खत्म हो जाता है। बेसिकली इनको मेंटेन करने के लिए बेसिक मीडियम का रिक्वायरमेंट रहता है, और फीमेल ट्रैक्ट जो रहते हैं ये एसिडिक मीडियम के होते हैं, तो वहां पे ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे भाई। तो मोस्टली जो रहते हैं वो फीमेल ट्रैक्ट में ट्रेवल करने के टाइम पे ही खत्म हो जाएंगे, और कुछ एक हंड्रेड्स में रहेंगे जो पहुंचेंगे कहां पे? एग के पास। समझ में आया इतना? क्लियर। अब ध्यान देना, जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के पास पहुंचेगा, अब इसका कैपेसिटेशन स्टार्ट किया जाएगा। अब इसका क्या स्टार्ट किया जाएगा? कैपेसिटेशन। अब ध्यान दो, कैपेसिटेशन जो यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग वर्ड, ये वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा। कैपेसिटेशन जो है ये स्पर्म में फर्टिलाइजेशन के लिए कैपेसिटी लेकर के आता है। क्लियर। कैपेसिटेशन क्या लेकर के आएगा? स्पर्म में कैपेसिटी लेकर के आएगा भाई, कि वो फर्टिलाइज कर पाए, एग को पेनिट्रेट कर पाए। तो यहां पे बहुत सारे अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे तुमको स्पर्म में। आया इतना समझ में? ठीक है, तो ये लिखे, ये लिख लिए। नेक्स्ट कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म। कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म, इसमें क्या होता है? ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी चेंजेस अकर इन स्पर्म। सीधा लिखो, चेंजेस इन स्पर्म। क्लियर। चेंजेस इन स्पर्म। अब स्पर्म में चेंजेस क्या क्या होते हैं इसको अच्छे से समझ लो। सभी चीजें रिलेटिव है, एक दूसरे से रिलेटेड, आगे के आने वाले टॉपिक्स में भी फिर इसको यूज करेंगे, तो अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो, सबसे पहले में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, स्पर्म सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसमें कोलेस्टेरॉल रहता है। जब वो मेल ट्रैक्ट में होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्टेरॉल। क्योंकि हम लोगों ने एक्रोसोम देखा हुआ था, तो एक्रोसोम के ऊपर में कौन सा लेयर रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से जैसे ही कोलेस्टेरॉल हटेगा, तब जाकर के एक्रोसोम जो है वो एक्सपोज होगा, और एक्रोसोम जब एक्सपोज होगा तो उसके अंदर से
एग पेनिट्रेटिंग डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स बाहर निकल करके आएंगे। याद हुआ क्या बोला मैं, क्या बोला मैं, याद हुआ? यहां पे सबसे पहले स्पर्म, अच्छा एक बार ड्रॉ ही कर देते हैं तो अच्छे से क्लियर होगा, वेट। ये है एक्रोजोम। एक्रोजोम के ऊपर में क्या है? एक्रोजोम के ऊपर में क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रहेगा कोलेस्टेरॉल। क्लियर? कोलेस्टेरॉल जब तक रहेगा ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं हटेगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब तक नहीं हटेगा ये येलो कलर एक्सपोज नहीं होगा, मतलब एक्रोजोम एक्सपोज नहीं होगा। और सारे एग पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स जो है वो किसके पास है? एक्रोजोम के पास। तो अगर इसको पेनिट्रेट करना है एग के इनसाइड में, तो इसके पास बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं उनको पहले एक्सपोज करना पड़ेगा। तो पहले नंबर पे इस पे लिखो रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल फ्रॉम, कहां से? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, so that acrosome exposed and release एग पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। अब एक एंजाइम नहीं है इसमें, हम लोग को 3 एंजाइम्स देखने हैं। क्लियर? तो क्या आ जाएगा? रिलीज एग पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। क्लियर? रिमूवल ऑफ कोलेस्टेरॉल फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो दैट एक्रोसोम एक्सपोज्ड एंड रिलीज एग पेनिट्रेटिंग या फिर एग पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? तो यहां से फिर ये एक्रोसोम का, सॉरी, एक्रोसोम एक्सपोज होगा और वहां से जाएगा फिर क्या बोलना चाहिए उसको? एंजाइम्स। क्लियर? सेकंड चीज, रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। अब ध्यान दो, डीकैपेसिटेशन फैक्टर यहां पे लिखा हुआ है। जब स्पर्म मेल बॉडी में होता है तो मेल बॉडी में एपिडाइडिमिस जो रहता है, याद है कि कुछ वो भी निकल चुका है दिमाग से, है? याद है? बोल, एपिडाइडिमिस क्या बोलना चाहिए? टेस्टिस के इनसाइड में रहेगा, टेस्टिस के आउटसाइड में? हाँ, एपिडाइडिमिस गई, बोल। नहीं, इधर पीछे नहीं, बोल तो। आए बाजू, मतलब कि तुक्का मार रहे हो किसी के, जिसका आ जाए। चलो भाई, इनसाइड आ जाएगा तो बहन तेरा सही, आउटसाइड आएगा तो मेरा सही। आउटसाइड में होता है पैदलो, आउटसाइड में। समझ में आया? वासा इफ्रेंशिया डिफरेंशिएट, डिफरेंस हो मतलब कि अलग अलग ट्रैक्ट बनाएगा और सब जाकर के ड्रेन होते हैं कहां पे? एपिडाइडिमिस में। तो वासा इफ्रेंशिया तक इनसाइड में, उसके बाद सारे के सारे ड्रेन होंगे बाहर, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस नहीं पता? क्लियर हुआ? तो एपिडाइडिमिस कहां होता है? मेल, मतलब कि वो क्या बोलना चाहिए? टेस्टिस के आउटसाइड में। एपिडाइडिमिस जो रहता है ये नॉरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है, लिखे थे उधर भाई, पूरा ट्रैक्ट नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, मेल ट्रैक्ट। तो जब ये स्पर्म मेल बॉडी में होता है उस टाइम पे इसको एक वरदान दे देता है। हाँ, कौन? एपिडाइडिमिस, कि भाई तेरे में अभी कैपेसिटी खत्म है, मतलब फर्टिलाइजेशन तू नहीं कर सकता, सीधी सी बात। क्लियर हुआ?
तो इसके ऊपर में डीकैपेसिटेशन, डीकैपेसिटेशन मतलब कि कैपेसिटी ना करने का एबिलिटी, क्लियर है। तो डीकैपेसिटेशन फैक्टर इसको दिया जाता है, कौन देता है? एपिडाइडमिस, जब ये मेल ट्रैक्ट में होता है, क्लियर। और डीकैपेसिटेशन फैक्टर जब तक स्पर्म में रहेगा तब तक वो जिंदा रहेगा, ये उसके लिए अमरत्व का वरदान है? हाँ, क्या चीज? स्पर्म ना करेगा भाई, एपिडाइडमिस थोड़ी आएगा। तो जब तक डीकैपेसिटेशन फैक्टर स्पर्म के पास रहेगा वो फर्टिलाइज नहीं कर सकता और तब तक वो जिंदा रहेगा, क्लियर। डीकैपेसिटेशन फैक्टर खत्म होने के बाद, उसके बाद भाई इसका जो सर्वाइवल टाइम रहता है फीमेल ट्रैक्ट में वो 48 आवर्स का होता है, उसके बाद खत्म, क्लियर। मैक्स टू मैक्स 48 आवर्स तक ये सर्वाइव कर सकता है, कब? जब डीकैपेसिटेशन फैक्टर हट जाए। आया समझ में? अब डीकैपेसिटेशन फैक्टर जब तक रहता है ये फर्टिलाइज नहीं कर सकता और अपने आप को मेंटेन करके रखेगा। तो जब तक ये मेल ट्रैक्ट में रहता है, मेल डक्ट सिस्टम में ये जब तक रहेगा तो इसके पास डीकैपेसिटेशन फैक्टर रहेगा, क्लियर। जैसे ही इसको फीमेल ट्रैक्ट में भेजा जाएगा, ये वहां एग के पास पहुंचते ही इसका डीकैपेसिटेशन फैक्टर जो है ये रिमूव हो जाता है, क्लियर। अब इसके पास 48 आवर का टाइम बचा हुआ है, घड़ी देखते रहेगा कि भाई 48 घंटे बचे हुए हैं, इसी बीच में इसको फर्टिलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो खत्म, क्लियर। इतना समझ में आया? ठीक है। तो सेकंड नंबर पे क्या किया? रिमूवल ऑफ डीकैपेसिटेशन फैक्टर। ये फैक्टर जो है ये कौन प्रोवाइड किया रहता है? प्रोवाइडेड बाय एपिडाइडमिस इन मेल ट्रैक्ट। मेल ट्रैक्ट अब समझ जाओगे ना उसको, कितना लिखेंगे? डीकैपेसिटेशन का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन की कैपेसिटी ना होना, और इसको क्या किया गया है? फिर कैपेसिटेशन का प्रोसेस किया गया है। ये इतना समझ में आ जाएगा अब, क्लियर। और तीसरा नंबर लिख लेना भाई इसमें, एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन। एंट्री ऑफ कैल्शियम आयन, लिखे? यहां तक समझ में आया? यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद जैसे ही ये सारे कैपेसिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा, अब यहां से क्या रिलीज होगा? एग पेनिट्रेटिंग एंजाइम। कहां से निकलने वाला रहेगा ये? एक्रोसोम से, ठीक है। कहां से निकलेगा ये? एक्रोसोम से। तो एक्रोसोम से बेसिकली टोटल 3 टाइप्स के पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स निकलते हैं, क्लियर। कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 3 टाइप्स के। पहले नाम सुन लो, एक होता है हाइल्यूरोनिडेज, एक होता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिक एसिड सुने हुए हो क्या? है? सुना है तुम लोग? क्या होता है? और उसको पीते हैं तो उससे होता क्या है? क्या होता है भाई? अब तुम ही तो यूज करते रहोगे उसको। जितने वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं उसमें हाइल्यूरोनिक एसिड मिला हुआ रहता है, क्लियर। वो स्किन में लाइटनिंग लेकर के आता है, चमक लेकर के आता है, क्लियर। तो वो सारा कुछ ताम झाम फिर चलता है भाई। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या चीज? एक हो जाएगा हाइल्यूरोनिडेज, क्लियर है। एक हो जाएगा उसमें से कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ठीक, सीपीई इसको बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और एक होता है जोनालाइसिन। क्या हो जाएगा? जोनालाइसिन। ये याद हुआ? तो सबसे पहले मैं जो हाइल्यूरोनिडेज है, तो हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा? हाइल्यूरोनिडेज यहां से हाइल्यूरोनिक एसिड एक होता है, उसका एक पूरा का पूरा अभी देखेंगे, एक लेयर रहता है, उसको ये डाइजेस्ट करेगा। तो हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा? हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा वहां, क्लियर हो गया। सेकंड नंबर में कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, ये किसको डाइजेस्ट करेगा? कोरोना सेल्स जो रहेंगे ना वहां पे, फॉलिकल्स लेकर के आए थे वहां से, तो कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम कोरोना सेल्स को डाइजेस्ट करेगा। और तीसरा क्या देखे थे? जोना पेलुसिडा को डाइजेस्ट करने के लिए जोनालाइसिन आ जाएगा, क्लियर।
तो इस टाइप से यहाँ पे टोटल 3 टाइप्स के एंजाइम्स निकलेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे, जो कि लेयर बाय लेयर उस साइट को पेनिट्रेट करेंगे। लेकिन उनके फंक्शन को देखने से पहले तुमको अभी के मतलब इस टाइम पे जो एग रिलीज होकर के आया हुआ है उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्लियर? क्योंकि अब एग में भी थोड़े मोड़े चेंजेस हो चुके हैं। तो चलो भाई, अब पहले देखो एग का स्ट्रक्चर। ठीक है, एग का स्ट्रक्चर देखो और उसके बाद फिर हम लोग चालू करेंगे एक्रोसोम रिएक्शन। ठीक, अब यहां पे बनाते चलो साथ साथ, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सामने में क्या आ जाएगा? कोरोना रेडिएटा। क्लियर? कोरोना रेडिएटा के अंदर में चले जाओगे, ये येलो कलर का जो बाउंड्री दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के इनसाइड में जो व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हो जाएगा वो? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहां पे कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं, कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिलते हैं। यहाँ पे कुछ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। अब ध्यान दो यहाँ पे इसका कौन कौन से पार्ट को क्या क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले इधर देख लो, बाहर का लेयर क्या है? ये कोरोना रेडिएटा। इसके ये जो सेल्स हैं ये आपस में चिपके हुए, अपने आप तो चिपकेंगे नहीं, तो इनको बाइंड करने के लिए कौन सा चीज यूज किया जाता है? हाइलुरोनिक एसिड का। तो इनके बीच बीच में क्या प्रेजेंट होगा? हाइलुरोनिक एसिड। जैसे सीमेंट और ईंटा जोड़ा जाता है, क्लियर? तो यहीं पे बीच बीच में क्या प्रेजेंट होगा? हाइलुरोनिक एसिड। इमेजिन कर लोगे ना? हाइल्यूरोनिक एसिड। क्लियर? हाइल्यूरोनिक एसिड। तो ये हो गया भाई हाइल्यूरोनिक एसिड। कोरोना रेडिएटा को क्या किया हुआ है? ये सबको बाइंड करके रखा हुआ है। कोरोना रेडिएटा के अंदर में जब जाओगे तो ये हो जाएगा भाई किसका लेयर? जोना पेलुसिडा का लेयर। ये हो गया। उसके बाद ये जो व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ध्यान दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलुसिडा के बीच में एक स्पेस दिख रहा है, दिख रहा है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? किसी को पता है क्या? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस बोलते हैं। क्या? पेरी व्हाइट लाइन स्पेस लिख रहे हैं, देखो। पेरी व्हाइट लाइन स्पेस, VITELLINE, पेरी व्हाइट लाइन स्पेस। हाँ, अभी इसी का तो फिर इंपॉर्टेंस है। एक स्पर्म जाएगा तो दूसरा भी एंट्री मार सकता है ना, मार सकता है। तो ये जो पूरा स्पेस दिख रहा है इसमें कैल्शियम का पूरा लेयर बन जाता है, मतलब दीवार खड़ा हो जाएगा। सेकंड वाला एंट्री ही नहीं मार पाएगा। फिर जैसे ही एक गया तो अभी देखेंगे, उसका भी प्रोसेस देखेंगे। वो जो रहता है वो तुम्हारा क्या बोलना चाहिए, पॉलीस्पर्मी जो होने वाला रहेगा, मतलब कि एक से ज्यादा स्पर्म अगर एंट्री मारने वाले रहेंगे तो उसको प्रिवेंट करेगा। क्लियर? उसके बारे में भी डिटेल देखेंगे। तो पहले एक एक चीजों को अच्छे से दिमाग में बिठाते चलो, तो आगे के पूरा स्टोरी टाइप का है भाई, मैं पहले ही बता रहा हूं। फीमेल सिस्टम जब स्टार्ट हो जाता है, oogenesis,
उसके पहले में तुमको फैक्ट ज्यादा देखने के लिए मिले थे, लेकिन इधर के बाद से जो है ये तुमको छोड़ो। हाँ, मैं क्या बोल रहा था, हाँ, वो जेनेसिस वगैरह स्टार्ट जब हो जाता है तो भाई इसमें कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत ज्यादा आते हैं। क्लियर, देख रहे हो सारे के सारे फंक्शन हम लोग कैसे देखते हुए आए, एक एक पार्ट स्टेप बाय स्टेप सब कुछ चलता है, और हर एक स्टेप तुमको अच्छे से क्लियर रहना चाहिए, क्लैरिटी के साथ। कॉन्फ्लिक्टिंग अगर रखोगे भाई तो तुम्ही को समस्या होगा, फिर दिक्कत तुम्ही को झेलना पड़ेगा, इसका आंसर उसमें, उसका आंसर इसमें, ठोक क्या होगा फिर। ठीक, तो यहाँ पे कहां तक पहुंचे थे हम लोगों ने, पहले ये हो गया, तो इसको अच्छे से याद रखो, ये पूरा का पूरा लेयर अच्छे से याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या चीज, जब स्पर्म आएगा, जैसे यहां पे स्पर्म आया उसका कैपेसिटेशन स्टार्ट हो गया, कैपेसिटेशन स्टार्ट होने के बाद अब वो एक्रोसोम रिएक्शन करेगा। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्रोसोम रिएक्शन, इसको कोने में रहने दो। एक्रोसोम रिएक्शन, ठीक, तो बेसिकली इसके पास तीन एंजाइम्स होते हैं, तीनों एंजाइम्स का पहले नाम ही लिख लो, रिलीज 3 डाइजेस्टिव एंजाइम्स। सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा यहां पे क्या चीज, हाइल्यूरोनिडेज। क्लियर, सेकंड नंबर पे क्या आ जाएगा, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, सीपीई, पूरा लिखना है इसको। क्लियर, और थर्ड नंबर आ जाएगा जोनालाइसिन। इतना लिखे क्या, ये जोनालाइसिन हो गया, इसको एक और नाम भी बोलते हैं, इसको एक्रोमाइसिन भी समथिंग कुछ बोलते हैं। क्लियर, तो लिख ले, अच्छा मत लिख रहे हो एग्जैक्ट उसका नाम, मेरे को भी अब याद नहीं आ रहा है, एक्रोमाइसिन है कि एक्रोलाइसिन, ऐसा ही कुछ रहता है, चलो जो भी है अभी करते करते याद आ जाएगा। तो ये जोनालाइसिन हो गया। अब भाई सबके फंक्शंस लिख लो सीधा सीधा। हाइल्यूरोनिडेज क्या करेगा, ये डाइजेस्ट हाइल्यूरोनिक एसिड, एसिड टू पेनिट्रेट किसको, कोरोना रेडिएटा, टू अनबाइंड कोरोना रेडिएटा। ठीक है, टू अनबाइंड कोरोना को पेनिट्रेट करेगा, ऐसे समझो, ये दीवार है, ये दीवार है, खाली उसके बीच बीच के सीमेंट को हटा दोगे तो आर पार निकल जाओगे क्या, नहीं ना, अब ईटा को भी ठोक के बाहर निकालना पड़ेगा, तो वही काम करता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है। एक्चुअली में होता क्या है, देखो मैं तुमको यहाँ पे ओवरऑल बता देता हूँ। हाइल्यूरोनिडेज छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ेगा सारे के सारे हाइल्यूरोनिक एसिड जो है वो डाइजेस्ट, सारे डाइजेस्ट नहीं होते वो, जैसे मान लो यहाँ पे स्पर्म आया है, यहाँ पे मान लो स्पर्म आया हुआ है, ये जैसे इसका एक्रोसोम रिलीज हो जाएगा इतने ही रीजन को ये पेनिट्रेट करेगा, पूरा थोड़ी खा देगा भाई। तो यहाँ पे जैसे ही पहले क्या छोड़ेगा, हाइलुरोनिक बेस छोड़ेगा, हाइलुरोनिक एसिड यहाँ का डाइजेस्ट हो गया, वो डाइजेस्ट होने के बाद फिर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम छोड़ेगा, वो जैसे छोड़ता है यहाँ का कोरोना जो लेयर रहता है सिर्फ यहीं का, वो डाइजेस्ट होकर के वो सेपरेट हो गया, मतलब वो रास्ता दे दिया आप। उसके बाद फिर जोनालाइसिन जब छोड़ेगा तो जोनालाइसिन यहाँ का किसको हटाएगा, जोना पेलुसिडा को, जोना पेलुसिडा हट गया। अब ये जो है ये अपना इस हेड को, चल तो कौन बता रहा है यहाँ पे, यहां से नेक के पास कुछ होता था ना, क्या होता था, सेंट्रियोल,
क्या होते थे? सेंट्रियोल्स। और दो टाइप के सेंट्रियोल्स देखे थे, एक डिस्टल और एक प्रॉक्सिमल। तो डिस्टल वाला पार्ट जो सेंट्रियोल्स का रहेगा उसके साथ में ये हेड अब एंटर कर जाएगा कहां पे? एग में। क्लियर? क्लियर? एक चीज और बता रहा हूं, अभी तक मियोसिस टू कंप्लीट भी नहीं हुआ। मियोसिस टू हॉल्ट पर रखे थे ना, और बोले थे उसमें कि जब स्पर्म आएगा तब जाकर के फिर वो कंप्लीट होता है। अभी स्पर्म आया है, ये पेनिट्रेट करेगा, फिर जाकर के मियोसिस टू कंप्लीट होगा, और फिर गैमेट्स के बीच में फ्यूजन होगा, मतलब न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होगा। समझ में आया? तो अभी तक बचा हुआ है भाई हॉल्ट। इसीलिए वहां पे लिखाए थे कि जब तक स्पर्म एग के पास नहीं आएगा मियोसिस टू कंप्लीट नहीं होगा। क्लियर? वो हॉल्ट अभी तक टिका हुआ है, हालांकि इसके बारे में फिर आगे में लिखेंगे। यहां तक समझ में आ गया क्या? यहां तक चीजें क्लियर हुआ? लिखो आगे में, लिखो यहां पे सीपीई। ये क्या करेगा? कोरोना को पेनिट्रेट करने के लिए एंजाइम सीक्रेट करेगा, सीक्रेट्स एंजाइम टू पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा। एंजाइम टू पेनिट्रेट कोरोना रेडिएटा, ये हो गया। और तीसरा है यहां पे जोनालाइसिन, तो ये टू पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा। टू पेनिट्रेट जोना पेलुसिडा। लिखो। हो गया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया? अब आगे देखो, यहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। यहां पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। क्लियर? ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं ZP3 रिसेप्टर। क्लियर? इनको क्या बोला जाता है? ZP3 रिसेप्टर्स। ये कहां पे अटैच रहेंगे बोलने से? ये अटैच रहेंगे भाई जोना पेलुसिडा में। क्लियर? उसके नीचे में जैसे ही आओगे, सॉरी, हाँ वहीं पे वो अटैच रहने वाले रहेंगे, और बाहर निकले हुए हैं कोरोना रेडिएटा तक। जैसे ही यहाँ पे स्पर्म आता है, वो जो एंजाइम, सॉरी वो जो क्या है, वो रिसेप्टर, वो जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट होता है, और वो रिकॉग्नाइज करेगा भाई एक्चुअल में जो स्पर्म है वो ह्यूमन का है कि नहीं है, क्योंकि सेम स्पीसीज में ही फर्टिलाइजेशन होना है। तो ह्यूमन स्पर्म को रिकॉग्नाइज करने के बाद ही वो फिर एंट्री देता है स्पर्म को। आया ये समझ में? क्लियर? तो यहां पे क्या प्रेजेंट होगा? और एक कहां गया भाई? हाँ लिखो, क्या रहता है बोले? कौन सा रिसेप्टर? हाँ लिखो, ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट, लिखो उसको। और यहां पे कितना लिखे? ZP3 रिसेप्टर प्रेजेंट विच रिकॉग्नाइज स्पर्म। किससे अटैच रहेगा? जो ना पेलुसिडा से। इसमें नोट करके लिख लो ना, ऐसे बाजू में नोट करके लिख लो। कंटेन्स रिसेप्टर। क्या होता है ये? ZP3। ये क्या करेगा? रिकॉग्निशन ऑफ स्पर्म। रिकॉग्नाइज स्पर्म। यहां तक समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया? तो यहां तक था भाई तुम्हारा एक्रोसोम रिएक्शन तक। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के लिए क्या यूज किया जाता है। क्लियर? तो एक होता है उसमें से फास्ट ब्लॉक मेथड, और एक होता है उसमें से स्लो ब्लॉक मेथड। स्लो ब्लॉक मेथड एक्चुअली में जो है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। क्लियर? तो ऊपर में लिखे थे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, अरे इनसाइड में था ना कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, एग के इनसाइड में कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो वही कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो रहेंगे वो एक स्पर्म एंटर करने के बाद दूसरे को एंट्री नहीं देते हैं। आया इतना समझ में? ठीक, तो छोटा सा एक तो निपटा दें क्या? निपटा दें एक तो। चलो, तो इसके बाद फिर क्या लिखने के लिए बोले? क्या लिखने के लिए बोला मैं? अरे कुछ तो बोला क्या? मैं लिखने के लिए बोला तुमको रिएक्शन टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी लिखो। आज फास्ट प्रोसेस को खत्म कर देते हैं, मुश्किल से 2-3 मिनट खाएगा, और स्लो प्रोसेस जो रहेगा इसको अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो लिखो क्या? मेथड्स टू प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी, एक से ज्यादा स्पर्म को वो एंट्री करने नहीं देगा। तो भाई इसके लिए तुमको 2 मेथड्स देखने हैं। मैं क्या क्या बोला? सबसे पहले फास्ट ब्लॉकिंग मेथड या फास्ट ब्लॉक मेथड, फास्ट ब्लॉक मेथड, और एक आ जाएगा इसमें से स्लो ब्लॉक मेथड। क्लियर? इसमें हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन देखेंगे। इसमें हम लोग कॉर्टिकल रिएक्शन देखेंगे, वो भी छोटा सा ही है, बहुत ज्यादा है नहीं। इसको समझो तो वो आराम से तुमको समझ में आ जाएगा। फिर ध्यान देना, जैसे मान लो ये हो गया भाई, ये क्या हो गया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में ये आ जाएगा क्या चीज? जोना पेलुसिडा। ये आ गया जोना पेलुसिडा का लेयर। अब स्पर्म जो है वो एक एंट्री मार चुका है, एक स्पर्म जो है ये एंट्री मार चुका है, एक स्पर्म एंट्री मार चुका है। अब बाकी जो स्पर्म आएंगे, मान लो एक स्पर्म यहां से और एंट्री मारने की कोशिश कर रहा होगा, ये सेकंड स्पर्म आया, अब उसके जाने के बाद ये भी जाने की कोशिश करेगा। होता क्या है कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यहाँ पे क्या होता है? एक पोटेंशियल। अरे वो मसल्स वाले चैप्टर देखे हो कि नहीं देखे हो? मसल्स का जब वहां पे ट्रांसपोर्टेशन करवाना रहता है, सिग्नल ट्रांसमिट जब करवाना होता है, न्यूरल सिग्नल, याद करो, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल था, पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल था, और सोडियम में पंप, मतलब एक्टिव पंप थे ना वहां पे, सोडियम पोटेशियम एक्टिव पंप। कुछ याद आ रहा है भेजे में? नहीं? न्यूरॉन में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए वहां पे पोटेंशियल होता था। हे भगवान, यहां पे देखो, इसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है इतना, भेजे में बिठाओ। आउटर सरफेस और इनर सरफेस का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये -70 मिली वोल्ट होता है। कितना होता है? -70 मिली वोल्ट होता है। क्लियर? यहां का पोटेंशियल डिफरेंस -70 मिली वोल्ट हो गया। अभी सिर्फ सुन लो, देख लो, दोनों को लिखवाएंगे एक साथ, ठीक है? -70 मिली वोल्ट होता है। जैसे ही एक एग अंदर में जाएगा, सॉरी, एक स्पर्म अंदर में जाएगा, इसके बाद होगा क्या? ये जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है ये भाई +30 इंक्रीज कर जाता है, +30 मिली वोल्ट इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही इसमें एक एंट्री मारेगा। क्लियर? एक स्पर्म जैसे ही एग में एंट्री लिया तो उसमें होगा क्या? फिर इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया। तो पहले इसका पोटेंशियल अलग था और बाद में इसका पोटेंशियल चेंज हो गया, तो 30 मिली वोल्ट बढ़ गया है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो भाई दोनों के बीच में चार्जेस का ट्रांसफर भी ज्यादा हो जाएगा, ओम्स लॉ। क्लियर? तो इस हिसाब से जब पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे बढ़ा हुआ है और चार्जेस ज्यादा आएंगे तो भाई करंट का अमाउंट भी तो ज्यादा फील होगा। फिर पहले -70 मिली वोल्ट पे था, अब ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इससे और 30 ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस में आ चुका है ये मेम्ब्रेन। जैसे ही सेकंड स्पर्म यहां तक पहुंचता है, यहां पे जैसे ही सेकंड स्पर्म पहुंचा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टच होते ही उसको शॉक लगेगा। क्लियर? शॉक लगेगा तो फिर वो आ जाएगा चुपचाप वापस। दूसरा चीज, ये तो एंट्री कर गया, तो इस टाइम पे इसके फेवरेबल कंडीशन में था ये, और जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हुआ है, अब सेकंड वाले स्पर्म को ये एक एलियन एग लगेगा, मतलब इस दुनिया का नहीं लगेगा। समझ में आया?
जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 70 मिली वोल्ट था तब के केस में ये इनके लिए फेवरेबल था। अब जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा तो इसके लिए ये मतलब कि ये अब इसको अब एग नहीं मानेगा, अब उसके लिए दूसरा कुछ बन चुका है, उसको एंट्री नहीं दे रहा है भाई, समझ में आया? तो इस हिसाब से फिर सेकंड स्पर्म जो रहता है वो एंट्री नहीं ले पाता। दो रीजन क्लियर हो गया। क्या क्या? एक तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो उसको शॉक लगेगा जिसकी वजह से वो एंट्री नहीं ले पाएगा, साथ ही साथ में अब वो पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने की वजह से इस एग सेल को और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। क्लियर? तो इसी वजह से सेकंड स्पर्म एंट्री नहीं लेगा। आ गया ये समझ में? ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे तुम्हारे पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करने के मेथड्स। अब नेक्स्ट क्लास में इसको डिटेल में लिखवाएंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और फिर यहां से आगे बढ़ेंगे। चलो भाई, तो आज के लिए था इतना ही तुम्हारा, अब बाकी कंटिन्यू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक, अब तुम्हारा अगला क्लास होगा सीधा कब?